अलाउद्दीन की विजयों और मंगोल आक्रमण के कारण एक विशाल सेना आवश्यक हो गई थी तथा राज्य के प्रशासन पर भी काफ़ी व्यय था। इसके अतिरिक्त उसके पास 50,000 दास थे जिनका व्यय अलग था। खर्च इतना अधिक था कि उपज का 50% कर लगाकर भी, सोने व चांदी के पेय पदार्थों या अन्य प्रकार के कर लगाकर भी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती थी। नौबत तो यह आ गई कि सुल्तान सामान्य वेतन पर अगर सैनिक भर्ती करे तो कोष 4-5 वर्षों में खाली हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी के वृत्तांतों में मिलता है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के बारे में जो विश्वसनीय भी है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या मूल्य नियंत्रण केवल दिल्ली में ही लिए थे? मूल्य नियंत्रण का प्रभाव केवल दिल्ली में ही था, लेकिन बनारसी दास सक्सेना बताते हैं कि सैनिक और अश्वरोही साम्राज्य के सभी अंग जो है देश के सभी भागों में फैले हुए थे तथा हर जगह जो है मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता थी। अतः मूल्य नियंत्रण संभवतः देश के सभी भागों में रहा होगा। सबसे कठिन अधिनियम जाब्ता सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित करने से संबंधित था। खुसरो और बर्नी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निश्चित मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। निश्चित किए गए मूल्य लिखित थे। गेहूँ 7.5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन, उड़द 5 जीतल प्रतिमन, मोठ 3 जीतल प्रतिमन और शक्कर 1/1/2 जीतल प्रतिमन, गुड़ 1/3 जीतल प्रतिमन, मक्खन घी 1 जीतल प्रतिमन, सरसों का तेल 1 जीतल। ध्यान रहे कि आंकड़ों में 25 से 20% की भूल हो सकती है। गन्ना मंडी में भाव की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जब तक वह जीवित रहा इन मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दिया। कीमतें कम या नीचे कर दी गई। बर्नी इस बात से सहमत होना कठिन है क्योंकि परंतु मूल्य स्तर पर आ गए। अलाउद्दीन के समय में कीमतों का सस्तापन उसके महत्व की बात नहीं है जितना कि बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता है। इसे उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। कीमतें निश्चित करके अलाउद्दीन ने अनाज का बाजार और सरकारी अनाज भी स्थापित किए। यहाँ से जनता व दुकानदार अन्न आदि खरीद सकते थे। उन्हें सहना के प्रत्यक्ष निरीक्षण में यमुना नदी के तट के ग्रामों में अपने परिवार सहित बसने का आदेश दिया गया। सामान्य समय में इन व्यापारियों ने बाजार को पूरा अनाज लाने के कारनामों पर सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए। इस काल में सरकारी गोदाम छूने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि बाजार अनाज मूल्य से पूर्ण रूप से भरे होते थे। बाद में करिए। अलाउद्दीन ने घुमक्कड़ व्यापारियों का हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें आसानी से अनाज उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए। दोआब और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के समस्त दंडाधिकारियों तथा राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों शहनागान और मुर्तशिरीफान को आदेश दिया कि वे सुल्तान को इस आशय का लिखित करार दें कि वो कृषकों से उनकी उपज का 50% भू राजस्व अमूल करे। इस प्रकार सारा उपलब्ध अनाज बाजार में आता था और उसे भंडार गृहों में रखा जाता था। सुल्तान ने काला बाजार और मुनाफाखोरी पर पूर्ण रोक लगा दी थी। मौसम के अचानक खराब होने की स्थिति में या ये कहिए कि कहीं सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई या सैनिक अभियान में अगर फसल बर्बाद हो गया तो इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शहर में एक तरह का कोषागार स्थापित किया था जहाँ पर विभिन्न जगहों से व्यापारियों के द्वारा अनाज ला करके इस विषम परिस्थितियों में उस कोषागार को भरा जाता था। जब कभी विषम परिस्थिति आती थी या किसी इलाके में सूखा का लोग सामना करते थे तो अलाउद्दीन खिलजी के निर्देशानुसार इन कोषागारों से गरीबों को राशन दिया जाता था। बर्नी कहता है कि शहर का कोई ऐसा मोहल्ला या गांव नहीं था जहां पर इस कोषागार को स्थापित किया गया। बर्नी एक बात का जिक्र और करता है
कि कभी कभी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी और किसी इलाके या किसी जगह सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, लोग अन्न से मरने लगते थे, तो मुफ्त में राशन बांटने की व्यवस्था थी। जैसे आजकल एफसीआई विभाग द्वारा राशन बांटा जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। वह काम अलाउद्दीन खिलजी बहुत पहले कर चुका था और वह भी विषम परिस्थिति में मौसम के अनुकूल होने पर प्रत्येक घर में आधा मन अनाज, सोच सकते हैं, आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। प्रत्येक घर में आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि कभी कभी शहर में इतनी भीड़ हो जाती थी कि लोग कुचल के मर जाते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आंखें बंद नहीं किए थे। अगर कोई व्यक्ति कुचल कर मर गया तो उसको मुआवजा देने के साथ ही साथ शहना ये मंडी, शहना जो बाज़ार का अधीक्षक हुआ करता था, उसको दंड दिया जाता। बाजार को नियंत्रण करने के लिए कुशल कर्मचारी थे तथा शहना ये मंडी के साथ घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का एक छोटा सा दस्ता चलता था, जो बाजार में कहीं गलत हो तो शहना ये मंडी में सहायता कर सके, शहना ये मंडी की में सहायता कर सके या शहना की सहायता कर सके। शहना अगर गलत हुआ, गलत पाए जाने पर सुल्तान उसे भी दंड दे सकता था। बाजार व्यवस्था में इस तरह से कोई हेरा फेरी होने की संभावना नहीं होती थी। अब हम चलते हैं सराय अदल। सराय अदल क्या होता है? एक तरह से सराय अदल के बारे में जान लीजिए कि यह एक प्रकार का व्यापारिक मेला हुआ करता था, जिसमें देश के विभिन्न भागों से अनाज को लाया जाता था। 1 से लेकर के 10 सेर तक के अनाज को सराय अदल में लाया जाता था। सराय अदल एक प्रकार का सरकारी विभाग होता था, जो भ्रमणशील व्यापारियों के द्वारा अनाज को सराय अदल में लाया जाता था। यह एक प्रकार का सरकारी बाजार था, जहाँ से लोग एक निश्चित मूल्य पर अपने सामान को खरीद। कपड़े के व्यापार में दिल्ली में व्यापारियों को अपने माल को एक निर्धारित कीमतों में बेचने में असमर्थता से थी, क्योंकि दिल्ली में उन्हें अपना माल एक निर्धारित कीमत पर बेचने पर उनको हानि होती थी। इसलिए व्यापारी दिल्ली में अपना निर्धारित कीमतों पर माल बेचना उचित नहीं समझते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब और इसके आसपास के जो उत्पादक थे, जो कपड़े के उत्पादन करते थे, उनको निर्धारित कीमतों पर व्यापारियों को माल दिलाने में सहमति हासिल कर ली थी। लेकिन मुल्तान या दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो पाया था। अलाउद्दीन खिलजी व्यापारियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी को कर मुक्त रखा था और निश्चंद रूप से वे व्यापार कर सकते थे। लेकिन अगर उनको व्यापार करना है तो उन्हें जो है अपना नाम जो है सराय अदल में पंजीकरण करवाना पड़ता था तथा एक घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर करना पड़ता था कि वे अपना माल जो है निर्धारित कीमतों पर सराय अदल में बेचेंगे। लिहाजा मुल्तान के व्यापारियों के विषय में कहा जाए तो इसके लिए अलाउद्दीन ने मुल्तान वे व्यापारी जो दिल्ली में माल बेचना चाहते थे, उनको अग्रिम धन दिया। 20 लाख टके के रूप में, जैसा कि बर्नी हमें बताता है, उसके अनुसार उनको धन दिया गया। उनसे कहा गया कि इस 20 लाख टके को ले जा करके तो मार्केट में सामान खरीदो और उनसे जो है तुम व्यापार करो और निर्धारित कीमतों पर उस माल को ला करके सराय अदल में बेचो। इसके लिए तुम्हें भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जो 20 लाख टके जो है व्यापारियों को दिया जाता था, फिर उनसे वापस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता था। जियाउद्दीन बर्नी हमें बताता है इस बात को लेकर के कि जो ये व्यापारी मुल्तान में व्यापार करते थे, वास्तव में व्यापारी नहीं थे बल्कि सरकार के एजेंट हुआ करते थे।
जिन्हें सरकार जो है अग्रिम धन देता था, उनसे कहता था कि ले जाओ इन धन से बैल खरीदो, भेड़ खरीदो और उनसे व्यापार करो और निर्धारित कीमतों पर आकर के सराय अदल में अपने माल को बेचो और इसके बदले में तुम्हें कुछ पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस कारण में सरकार को कुछ हानि तो अवश्य हुई होगी, लेकिन सरकार ने इस तरह से कपड़े के जो मूल्य व्यापार है उसमें निश्चितता हासिल कर ली थी। अलाउद्दीन ने आदेश दिया था कि बहुमूल्य वस्तु जैसे तस्वीर, तबरेज, गंज माजरी, सुनहरी जरी, देवगिरी रेशम, खुज्जे डिली, कमरबाग आदि के लिए व्यापारियों को परवाना नवीस से परवान लेना पड़ता था। परवाना नवीस एक अधिकारी था जो व्यापारियों को परमिट देता था इसके विषय में कि बिना परमिट के, बिना अनुमति के वे ये सारी चीज़ें नहीं बेच सकते थे। और इसके विषय में अगर किसी अमीर व्यक्ति का परिचय पत्र या कोई भी चीज़ें जो है मान्य नहीं थी। व्यापारियों को अपना सामान दिल्ली के सराय अदल में एक निर्धारित कीमतों पर बेचना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदते समय खरीदार को एक प्रकार से रसीद देनी पड़ती थी जिसमें उसे स्वीकृत पत्र दिया जाता था कि उसने निर्धारित मूल्य पर सामान को खरीदा है। घोड़े, दासों और मवेशियों के व्यापार के लिए 4 रूल निर्धारित किए थे। पहला कि योग्यता के आधार पर, किस्म के आधार पर घोड़े बेचे जाएंगे। दूसरा, पूंजीपतियों, अमीरों और मलिकों का व्यापार में बहिष्कार। तीसरा, दलालों पर कठोर नियंत्रण। और चौथा, अलाउद्दीन के द्वारा बार बार इसकी जांच पड़ताल करना तथा इसमें बरीदों के द्वारा कार्य का कुशलतापूर्वक निरीक्षण करना। सबसे बड़ी बात यह है कि घोड़े कई तरह के हुआ करते थे। जो उच्च कोटि के अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे वह जो है 100 से 120 टके में बिकते थे। उससे कम के जो है 80 से 90 टके में और 60 से 70 टके में। और भारतीय टट्टू जो सबसे कम नस्ल के थे वो 20 टके में बिकते थे। इसी के साथ ही दासों का भी व्यापार होता था। पशुओं के व्यापार के साथ ही दास और दासों का व्यापार किया जाता था। दास जो कि 12 टके घर में काम करने के लिए जो दास थे। भोग विलास के लिए लाई गई दासी 20 से 40 टके था। युवा दास जो खूबसूरत था, सुंदर था, 20 से 30 टके था। और अपने काम में जो निपुण दास था वो 12 से 10 से 15 टके तक था। अयोग्य दास की कीमत 6 से 7 टके तक निर्धारित की गई थी। इस तरह से दासों का व्यापार होता था। घोड़ों के व्यापारों में दलालों का सहारा लिया जाता था, लेकिन दलाल जो है दलाली का काम करते थे। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पक्षों से कमीशन लिया करते थे। अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को दूर करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए थे। बरीद के डर से दलाल और अमीर कांपते रहते थे और कोई भी गलत कार्य करने का दुस्साहस नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में पता चल जाता था कि वो बहुत धनवान है और उसने इतने महंगे घोड़े खरीदे हैं तो उसे जो है इसके लिए
दरबार में हाजिर होना पड़ता था। अगर कोई दास मार्केट में आ जाता था जिसकी कीमत अगर बहुत महंगी होती थी, या कोई सुंदर दासी आ जाती थी जो भोग विलास के लिए लाई जाती थी, और कोई उसकी कीमत 2000 रुपये देने के लिए तैयार था, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके चारों तरफ अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर लगे हुए थे और हो सकता था कि उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी इन्हीं अपने गुप्तचरों की मदद से अपनी बाजार व्यवस्था को नियंत्रण में किए हुए था। अलाउद्दीन खिलजी कभी कभी अपने दास लड़कों को, आपको पहले बता दिए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के हरम में कम से कम 50,000 दास थे। अलाउद्दीन खिलजी कभी कभी अपने दास लड़कों को कुछ धन दे दिया करता था और उसे कहता था कि जाओ इस सामान से बाज़ार में जो है सामान इस पैसे से बाज़ार में सामान खरीदो। और लड़के जो है आ करके बताते थे कि सामान कैसा है और कौन सा मार्केट में किस तरह का सामान किस ढंग से बिक रहा है। ये अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से गुप्तचरी का काम लेता था कि अमीर और धनी व्यापारी और जो भी धनाढ्य लोग थे, सभी लोग जो है घरों में कांपते रहते थे और कोई भी ठग का काम करने का साहस नहीं करता था। इस तरह से अलाउद्दीन ने काला बाजारी, चोर बाजारी को रोक करके बाजार में कीमतों की मांग को एक निश्चित सीमा पर स्थिर रखा था। अलाउद्दीन की ये बाजार व्यवस्था अब तक किसी शासनकाल में किसी सरकार ने ऐसी बाजार नीति और ऐसी व्यवस्था नहीं लागू की कि जिसमें कीमतें सदैव एक भाव में रहे। आपातकाल में लोगों को धन दिया जाता था और प्रत्येक घर को 20 किलो अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। यह भी अलाउद्दीन खिलजी की एक महान उपलब्धि थी। दास दासियों की तरह से ही पशुओं के व्यापार में भी इनकी दखलंदाजी थी। पशुओं के व्यापार में भेड़ बकरियां इत्यादि जो है इनका क्रय विक्रय किया जाता था। अलाउद्दीन अपने गुप्तचरों की सहायता से ही पूरे राज्य में बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया था और इसी बाजार व्यवस्था की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रखने में समर्थ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना रखने में समर्थ होने के कारण ही उसने अपनी सीमाओं की दूर दराज के क्षेत्रों से रक्षा की। और अलाउद्दीन खिलजी चूँकि एक पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं था, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उसके अंदर ज्ञान बहुत अधिक था। अपने ज्ञान के वो जानता था कि धन ही व्यक्ति को उदंड बना देता है और धन से ही सारे कार्य संभव हो सकते हैं। इसलिए उसने जो है धन की प्राप्ति के लिए दक्षिणी सीमा पर आक्रमण किया। दक्षिण के प्रांतों को अपना गुलाम नहीं बनाया, बल्कि वहाँ से कर्द बना लिया और उन्हें जो है अपने राज्य में स्वेच्छापूर्वक कार्य करने के लिए छोड़ दिया। और इसी धन की बदौलत अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष देश की स्थापना की थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में उसकी विजयों में क्या था। ईसामी और बर्नी के कथनों से अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के बारे में
हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। के कथन से हमें जो है वो अलाउद्दीन के बाज़ार के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसी के साथ ये रहा अलाउद्दीन के बाज़ार व्यवस्था का एक संक्षिप्त रूपरेखा। जय हिंद दोस्तों।